यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट सीकर्स। इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं उन सारे फॉर्मूलाज के ओवरव्यू के बारे में जो आपके नीलिट एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, है ना। तो मेनली हम बात करेंगे उन सारे फॉर्मूलाज का ओवरव्यू। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने डीपली के अंदर एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है ना, जिन्होंने सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लिया है, हर चीज़ को अच्छे से समझ लिया है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फिर से एक बार ओवरव्यू करना है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सारे फॉर्मूलाज का, कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं आपकी क्लास के अंदर, कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलाज है, कौन कौन से फॉर्मूलाज जो ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर यूज होने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो मेनली ये वीडियो रहेगी सारे फॉर्मूलाज का ओवरव्यू। मैंने जैसे ही आपको नीलिट वाले एग्जाम जो भी लाइव स्टूडेंट्स थे उनको प्रॉमिस किया था, तो ये वीडियो आपकी रहने वाली है। ठीक है, सारी की सारी फॉर्मूलाज के ओवरव्यू पे। और जैसे ही ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आप ये फाइल अपने पास सेव रख सकते हो। तो ये 15 से 20 मिनट का ओवरव्यू है सारे फॉर्मूलाज का। अगर किसी ने डीपली में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे के सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, वहां जाके आप हर टॉपिक को अच्छे से डीपली में पढ़ सकते हो। और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उससे रिलेटेड है वो सारे मैंने उस वीडियो के अंदर, उन सभी वीडियोस के अंदर 1 बाय 1 टॉपिक वाइज जो है क्लियर किए हुए हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा था, फटाफट से ओवरव्यू करेंगे, है ना। 15 से 20 मिनट के अंदर एक बार सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेंगे, और इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, मैं फटाफट से ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, पी ऑफ ए नंबर ऑफ द आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है, जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी यूज किया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का क्या मतलब क्या है। मान लो मैं कह रहा हूं किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जैसे इसी के पार्ट के अंदर जैसे मैंने किया हुआ, देखो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। जूम कर देता हूं, आपको शायद क्लियरली ना दिख रहा होगा। देखो पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो किसी के ना होने की निकालनी है, होने की 1 में से माइनस कर दो। किसी के होने की निकालनी है तो उसको ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाओ, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल। ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, यानी कि जो इवेंट होना ही होना है, जिसका होना श्योर है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, तो पी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। इससे बाहर आपका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर गलत है। ठीक है जी, तो सभी इवेंट्स यानी कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम कर दें तो सभी का सम कितना आता है, 1 आता है। जैसे मान लो हेड टॉस किया गया, कॉइन टॉस किया गया। कॉइन टॉस करने से क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2। तो सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। ये हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था। ये सारे के सारे वो बेसिक्स हैं जो यूज होने वाले हैं 1 बाय 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने ओवरव्यू नहीं किया है, मतलब जिसने डीपली में टॉपिक नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस देखो, और उसके बाद ये फाइल आपके बहुत काम आने वाली है एग्जाम के लिए। फटाफट लास्ट टाइम ओवरव्यू करने के लिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को। तो डेक ऑफ द कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, 4 तरह के आपके पास सूट्स पड़े होते हैं। स्पेड जो कि ब्लैक कलर का होता है, हार्ट जो कि रेड कलर का होता है, डायमंड जो कि रेड कलर का होता है, और क्लब जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो 13 आपके पास कार्ड होते हैं। 13 ही स्पेड होते हैं, 13 ही हार्ट होते हैं, 13 ही डायमंड होते हैं, और 13 ही आपके पास क्लब कार्ड होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा है, क्लब 13 कार्ड आपको दिख रहे होंगे, है ना, और क्लब भी है, डायमंड भी है, हार्ट और स्पेड। तो ये सारे कार्ड ऐसे मिलके 52 कार्ड्स बनाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, इन तीनों कार्ड को मिला के, यानी कि जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों कार्ड को मिला के क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोलते हैं इनको। मतलब अगर फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 4 3 12 कार्ड हो जाएंगे। अगर इन 12 के अंदर
एस को भी मिला दिया जाए, चारों एसिस यानी कि चारों कार्ड्स को मिला दिया जाए एस के, तो वो सारे कार्ड आपस में क्या बोले जाते हैं, ऑनर कार्ड बोले जाते हैं। तो अगर कह रहा है कि ऑनर कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। और फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अच्छा, कार्ड्स के अंदर तो मेन बस आपके पास कलर का आपने ध्यान रखना है, कौन सा किस कलर का होता है, कौन सा किस कलर का नहीं होता है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो आगे बहुत आसान है, ठीक है जी। आगे देखो, और हाँ एक चीज़ और, अगर मान लो वो कह रहा है कि प्राइम नंबर का कार्ड हो, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो नंबर कार्ड हमेशा कौन से होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे के सारे नंबर कार्ड्स होते हैं। उस टाइम जैक कैंसिल हो जाएगा, क्वीन कैंसिल हो जाएगा, किंग कैंसिल हो जाएगा और एस कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर कार्ड के बीच में नहीं आ रहे, मतलब इवन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, इस तरीके की नंबरिंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी तो आपके 2 से लेके 10 के बीच में, यानी कि ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई ना, तो 9 4 जा 36 आपके क्या हो जाएंगे, नंबर कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और एक तरह से ये कह सकते हो कि ऑनर कार्ड माइनस कर दिए, 16 ऑनर कार्ड माइनस कर दिए, टोटल 52 होते हैं। तो ये चीज़ है। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस किया जा रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वो इक्वली लाइकली इवेंट है, तभी तो जाके एक कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले हम कॉइन थ्रो करते हैं, क्योंकि वो इक्वली लाइकली होते हैं, उनके होने के चांसेस इक्वल होते हैं, तो कोई भी चीटिंग का डर नहीं रहता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, दो इवेंट जिसको एक दूसरे से कोई फर्क ना पड़े, तो 2 और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ ईच इवेंट प्रिवेंट्स द एवरी अदर इवेंट। या आप ऐसा बोल सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जो इकट्ठे ना हो पाए, ठीक है, तो विच कैन नॉट अकर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कॉइन टॉस किया गया, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, क्या कभी ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, नहीं, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आपको पता ही है, हेड आना अगर हमारा फेवरेबल इवेंट है, तो उसका उल्टा टेल आना उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, उसको छोड़ के, है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं, जो सारे जुड़े हुए हैं यूनियन से, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ दो इवेंट ऐसे हैं, तो ए एक इवेंट हो रहा है, बी एक इवेंट हो रहा है, लेकिन इन दोनों इवेंट का यूनियन कर दें, यानी कि इनकी आउटपुट्स को अगर इकट्ठा कर दें और ये वापस से मिला के सैम्पल स्पेस बना दे, तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूँ कि ए मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाएगा। ए आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है, यहाँ पे एक्सॉस्टिव के साथ ही कर लेते हैं। ए अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है कि आपका नंबर जो है वो इवन हो डाई थ्रो करने पे, डाइस थ्रो करने पे, और बी एक इवेंट है कि नंबर आपका ऑड हो, तो 1, 3 और 5, तो ये दोनों इवेंट आपस में एग्जॉस्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे अगर इनका यूनियन कर दिया जाए, ए यूनियन बी कर दिया जाए, तो आपस में फिर से ये वापस से क्या बना रहे हैं, सैम्पल स्पेस बना रहे हैं, जो कि एक्चुअल में 6 आउटकम्स होते हैं एक डाइस थ्रो करने में। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, एग्जॉस्टिव। श्योर इवेंट आपने पढ़ लिया, जिसने होना ही होना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नेक्स्ट देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आपके सिलेबस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल निभाने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, मेन तो हमने फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये रहा, ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूँ, डीपली में पढ़ना है, सारे लिंक नीचे हैं। तो अगर आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी दूसरे इवेंट के चलते हुए, तब वहाँ पे उस प्रोबेबिलिटी को या इवेंट को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल इवेंट, ठीक है। जैसे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी के चलते हुए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय में बी लिख सकते हैं उसको, इंटरसेक्शन ऊपर रखते हैं, कॉमन पार्ट ऊपर रखते हैं और बी की प्रोबेबिलिटी नीचे रख देते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल दी हुई है, इसमें आपके एग्जाम के लिए कोई ध्यान रखने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन आपका फॉर्मूला काम आने वाला है। ओवरव्यू ध्यान रखना है हमने, ठीक है। फिर से बोलूंगा, डीपली में पढ़ना है तो लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जैसे मान लो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की दे रखी है, इंटरसेक्शन की उनकी दे रखी है, ए ऑफ बी कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय में बी की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो ये था, ये आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, जो जहाँ जहाँ फॉर्मूला जा रहे हैं वो हाईलाइट करता जा रहा हूँ। इस पीडीएफ की भी आपको लिंक जो मैं एडिट कर रहा हूँ इसके अंदर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेन जो आपकी मतलब विदाउट एडिट जो फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, पिक्चर थोड़ी सी आपको ब्लर दिख रही होगी, इसलिए जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है
कि अगर P ऑफ E बाई एफ का फॉर्मूला ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि A इवेंट भी हो जाए और B भी हो जाए, तो क्या होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो A मल्टीप्लाइड बाय में क्या हो जाएगा B, यानी कि दो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन उनका केस डिपेंड करता है कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल से समझाऊं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F कैसे निकलेगा, P ऑफ E बाय में F, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ P ऑफ A बाय में B भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके इवेंट कैसे दे रखे हैं, अभी समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है, तो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने क्वेश्चन करने हैं। देखो जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो यही है। अब देखो जैसे ये दे रखा है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो फटाफट से ओवरव्यू देख रहे हैं। देखो यहाँ पे नीचे इसने एग्जांपल दे रखा है, 10 ब्लैक बॉल है, 5 आपके पास व्हाइट बॉल है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न वन आफ्टर द अदर। एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट जो है बॉल निकाली जा रही है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों की दोनों बॉल ब्लैक हो। देखो ध्यान से समझो, दोनों की दोनों बॉल ब्लैक हो। पहली ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 10 बाई में 15, और दूसरी ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10 बाई 15, ठीक है। रिप्लेस किया जा रहा है, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट है, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो 9 बाई में 15, 9 बाई में 14, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लो, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो चाहे विद रिप्लेसमेंट हो, दो चीज़ें हो रही हैं, 1 बाई 1 हो रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो लो ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब लगाना है, जब दो चीज़ें साथ हो रही हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। देखो नेक्स्ट इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ठीक है। मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ मेन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, जिनको किसी से फ़र्क ना पड़े। मतलब अगर मैं बोलूँ कि P ऑफ A बाई B की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो P A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं B के चलते हुए, A को B से अगर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो A की प्रोबेबिलिटी निकाल दो B के चलते हुए, या A की अलग से निकाल दो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे इसने यहाँ पे लिख दिया P ऑफ E इंटरसेक्शन F, क्या होता था, P ऑफ E बाई F होता था ना, इस बार इसने E बाई F हटा दिया, क्योंकि E इवेंट को F से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और नेक्स्ट देखो, और 2 इवेंट्स E एंड F आर डिपेंडेंट, अगर दोनों के दोनों इवेंट डिपेंडेंट है फिर ये नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉट इक्वल टू होगा, एक को दूसरे से फ़र्क पड़ रहा है, ये सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। एग्जाम्पल एक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ये सा एग्जाम्पल है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाई हुई है। जैसे E इवेंट दे रखा है आपको, यहाँ पे E एक इवेंट बोल रहा है कि 3 बाई 3 और 6 है, और F इवेंट है 2 4 6 है। सैंपल स्पेस ये गिवन है 1 से लेके 6 के बीच में, इनका कॉमन पार्ट ही है। अब एक बार चेक करो, एक बार यहाँ पे चेक करो, E और F के बीच में कुछ कॉमन है, 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन ये आ गया, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई में 6 और 1 बाई 3, तो आपस में आंसर कितना आ जाएगा, 2 बाई 6 है ना यहाँ पे, सॉरी 2 बाई 6 है और 1 बाई 2 है, तो 1 बाई में 2 है, 2 से 2 कट गया, 1 बाई 6। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इवेंट इंडिपेंडेंट हो, बस लिखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। A बाई B की जगह सिंपल A लिखोगे, B बाई A की जगह सिंपल B लिखोगे, ये मेन हाईलाइट फीचर है इसका। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मेन फॉर्मूला सारे कवर हो गए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हर रैंडम वेरिएबल पे, जैसे x इज इक्वल टू मान लो 0 है, उस पर प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, n पे चलते चलते रैंडम वेरिएबल कहाँ तक जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। तो ये रैंडम वेरिएबल यानी कि इस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है किसी रैंडम वेरिएबल के लिए। ये छोटा सा हाईलाइट दिया हुआ है मैंने, ठीक है। और अगला टॉपिक हमने पढ़ा था मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, क्या फॉर्मूला था, पी ऑफ पी आई एंड एक्स आई का समेशन कर दो। मतलब जैसे आपने ये रैंडम वेरिएबल का पढ़ा था ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, सारों की मल्टीप्लाई करते जाओ और बाद में सभी को ऐड कर दो, समेशन लगा दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई एंड पी आई। मीन निकालने का जो मेथड है ये आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट देखो,
वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस कैसे निकलता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर दी हुई है, मान लो यहाँ पे जूम कर रहा हूँ एक बारी फाइल में, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, उसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो वेरिएंस कैसे निकलता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे लेके जाता हूँ मैं आपको। देखो लास्ट में फॉर्मूला दे रखा होगा, सबसे लास्ट, क्योंकि मेन तो हमारा फॉर्मूला काम आने वाला है ना। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है, अगर इसमें से माइनस कर दो आपके मीन का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कट यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। आपको अगर वेरिएंस निकालना है, सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का मतलब हुआ कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई, या इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखो अच्छे से समझने के लिए मैथमेटिकल टर्म के अंदर, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर बोल सकते हो रैंडम वेरिएबल का, उसके साथ पी आई मल्टीप्लाई कर दो, उनका जो समेशन हो रहा है माइनस में मीन, और मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, उसका जो स्क्वायर है वो माइनस कर दो। ये आपको किसकी वैल्यू देके जाता है, आपके वेरिएंस की वैल्यू देके जाता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में होल स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इन दोनों को माइनस कर दो। वैसे ही ज़्यादातर ये यूज़ होता है ना, लिखने में वो भी आ सकता है। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। मीन का फॉर्मूला, मीन कितने तरीकों से निकल सकता है, 3 तरीकों से। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, जो आप अपने एग्जाम के लिए प्रायोरिटी चूज करोगे इसकी, ठीक है। और दूसरा मेथड एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा मेथड कौन सा होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, ग्रुप डाटा का अगर मीन निकालना हो, ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी पढ़ा था, और सारे के सारे लिंक आपको नीचे मैंने दिए हुए हैं। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये, ठीक है, मोड का फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। ये सारी फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फॉर्मूलाज में दिखा रहा हूँ, ताकि एक फाइल आपके पास सेव रहे, एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर गो थ्रू कर पाओ, सारा का सारा ओवरव्यू ले पाओ। देखो नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी या तो ऐड होती जाती है, आप लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन में बना सकते हो, मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन में बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, मीडियन इज इक्वल टू ये, तो मीडियन इज इक्वल टू एल, ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा। टॉपिक्स हमने सारे पढ़े हुए हैं, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब इंपीरिकल फॉर्मूला या इंपीरिकल रिलेशन क्या बोलता है, मान लो आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं, तो तीसरी चीज़ कैसे निकल सकती है, ट्रिपल ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू द मॉड प्लस में डबल ऑफ द मीन। ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला, 2 चीज़ें अगर दे रखी हैं तीसरी चीज़ निकालने के लिए, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या होता है, ओजाइव भी होता है, जो ग्राफ बनता है। अब 2 तरह के ग्राफ बनते हैं, पहला होता है लेस देन मेथड। लेस देन मेथड के अंदर क्या होता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है, ग्राफ थोड़ा अपर में जाता है, जहाँ पे अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ होता है। तो ये भी आ सकता है, आपको ग्राफ दिखा सकता है, ग्राफ बोलेगा ये लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है या मोर देन टाइप का है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा इस टाइप का ग्राफ है, अपर की तरफ जा रहा है तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। दूसरा मोर देन मेथड होता है, जिसमें ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मोर देन ग्राफ है। ये हमने ध्यान रखना है, ग्राफ के शेप्स अदरवाइज वैल्यू दी होंगी तो ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है आपके लिए। नेक्स्ट जो है लेस देन टाइप और मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ग्राफ बनाएंगे तो ओजाइव बनाएंगे, ये ओजाइव जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दोनों ओजाइव आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और ये जो नीचे जाके मिल रहा होगा जिस वैल्यू पे, वो वैल्यू हमें किसका आंसर देती है, मीडियन का आंसर देती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मीडियन इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूला, पहला इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, और दूसरा आपका ग्रुप डाटा के लिए वो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो रूट हटा दो फॉर्मूला में से। यहाँ पे बस एक चीज़ नोट कर लेना, कैपिटल एन का मीनिंग क्या है, कैपिटल एन का मीनिंग है समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस क्या करोगे, रूट हटा दो, उसका स्क्वायर कर दो, वो वेरिएंस आ जाएगा। ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेज है आज की वीडियो का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। देखो सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कांस्टेंट का वेरिएंस कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है वाई आई और एक्स आई प्लस सी, मतलब 2 आपके पास ऑब्जर्वेशन चल रही हैं, एक्स आई और वाई आई, वो बोल रहा है कि वाई आई का वेरिएंस क्या होगा, वाई आई का वेरिएंस एक्स आई के वेरिएंस के इक्वल होगा, उसको कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं
कि अगर ऑब्जर्वेशन के अंदर ये चेंज ले आए, ऑब्जर्वेशन के अंदर ये चेंज ले आए, तो उसका नया वेरिएंस क्या होगा, नया मीन क्या होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। मीन तो आपको पता ही है, अगर हर एलिमेंट में के ऐड हो रहा है हर ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। मीन का तो बहुत आसान है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो सी है, ये जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट मीन्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। इनके ऊपर मैंने एमसीक्यूज में भी आपको बताया हुआ है ना, चांसेस बनते हैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के। वाई आई इज इक्वल टू डबल ऑफ एक्स आई है, तो क्या होता है वेरिएंस, अगर वाई आई का वेरिएंस निकालना है तो एक्स आई का वेरिएंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आगे कांस्टेंट दे रखा है उसका स्केयर। जैसे अगर मान लो इस तरीके से अगर आप दिखाते हो वाई आई ए एक्स आई है, तो ए का स्केयर हो जाएगा और वेरिएंस एक्स आई का वाई आई का इक्वल हो जाएगा, बस ए स्केयर साथ में मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने डीपली में वहाँ बताया हुआ है। नेक्स्ट आपकी ये प्रॉपर्टी थी, अगर दो ऑब्जर्वेशन का प्लस माइनस करके वेरिएंस निकालना है तो अलग अलग करके उनकी एडिशन कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वहाँ हमेशा दोनों का प्लस ही रहेगा, ठीक है, नए ऑब्जर्वेशंस के अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी वही, कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की यानी कि हर ऑब्जर्वेशन के साथ ए नंबर मल्टीप्लाई में किया जा रहा है, तो अगर उसका नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या होगा, मोड ऑफ ए से मल्टीप्लाई चला जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव आएगा बाहर। थर्ड, एक्स आई प्लस में सी है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। फोर्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई प्लस में वाई आई क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ द एक्स आई प्लस वेरिएंस ऑफ द वाई आई का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट यूज करना है अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ये मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन, जहाँ पे एन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब अगर वो कह रहा है ना कि पहले 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो एन को 10 पुट कर दो, तो 10 स्क्वायर माइनस 1 बाई में 12 का रूट। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपने आंसर निकालना है, यानी कि 99 बाई में 12 का रूट, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला जो है वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, परम्यूटेशन टॉपिक आ गया। परम्यूटेशन में तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही है। एन फैक्टोरियल ओपन कैसे करते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, एन से लेके एक एक माइनस करते जाओगे और कहाँ तक चले जाओगे, 1 तक चले जाओगे। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है। एन अगर आपके पास नेगेटिव आ गया और या एन फ्रैक्शन के अंदर आ गया तो एन फैक्टोरियल निकालना इम्पॉसिबल है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। परम्यूटेशन का है। और उसके बाद देखो, अगर परम्यूटेशन आ रहा है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, एनपीआर और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कुछ 2-3 फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए, ओपन करोगे वही आंसर आएगा। एनपीएन क्या होता है, एन फैक्टोरियल। एनपीएन माइनस एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल। NP0 कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्ट यूज करना है आपको एग्जाम के अंदर। और अगर सर्कुलर परम्यूटेशन है, सर्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ द वेज आपको निकालने हैं, तो फैक्टोरियल में से 1 माइनस हो जाता है, तो फैक्टोरियल में क्या काउंट हो जाएगा, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल। और ऐसे ही राउंड टेबल पे कोई पर्सन बैठे हैं तब भी n माइनस 1 फैक्टोरियल। और अगर नेकलेस वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट बीड्स है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करोगे 1/2। ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेकलेस वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पे जितने भी बीड्स यानी कि आपके पास वो दे रखे हैं, मोती दे रखे हैं, तो n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे और टोटल नंबर ऑफ द वेज निकाल दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है परम्यूटेशन के लिए। कम्बिनेशन के लिए मेन आपको क्या ध्यान रखना है, कम्बिनेशन की नोटेशन इस तरीके से भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है। कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब डिवाइड के अंदर कुछ एक प्रॉपर्टीज कम्बिनेशन होल्ड करता है। NCR और n माइनस आर आपस में इक्वल होंगे। मतलब मैं बोल दूँ 4C2 और 4C3 और 4C1 आपस में इक्वल होंगे, वैल्यू निकालोगे हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरा NCR और NCR माइनस 1 अगर ऐड कर दो तो n की वैल्यू एक ऐड हो जाती है और r नीचे बड़े वाला चूज हो जाता है। डायरेक्ट अगर मान लो 4 चीज़ें ऐड में दे रखी हैं कम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, 4C1 4C2 इस तरीके से दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बिना सोल्व किए हुए आंसर निकाल सकते हो। NC0 हमें पता है 1 है। ये जब फॉर्मूला ओपन करोगे ना यही आएगा, पर ये शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। NCN डायरेक्ट 1 होता है। अगर 2 कम्बिनेशन आपस में इक्वल दे रखे हैं तो डेफिनेटली या तो ये जो बेस है P और Q, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं डेफिनेटली, या फिर इन दोनों का सम n के इक्वल होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, या तो ये होगा
या फिर ये होगा, यहाँ पे P प्लस क्यू आएगा भाई, इसको ठीक कर लेना, P प्लस में Q आएगा। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं। बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? मीन। ई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? मीन। मीन दो तरीके से निकलता है, DRV डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर मीन का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अंदर किसका यूज होता है? समेशन का। इसके अंदर किसका यूज होता है? इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन की वीडियो जिसने नहीं देखी है आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो जो आपके इंटीग्रेशन यूज हो सकते हैं। DRV कैसे पहचानना है? कि सैंपल स्पेस जो होगा वो छोटा बन रहा होगा। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में सैंपल स्पेस जो है वो बहुत बड़ा बन रहा होगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्प्रेड है वो बहुत छोटा होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्प्रेड है वो बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, कॉइन मैंने बोला कि 2 टाइम टॉस किया जा रहा है, 10 टाइम टॉस किया जा रहा है, छोटी वैल्यू की ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे DRV यानी कि आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज हो रहा है। हाइट ऑफ सिटीजन ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जितने लोग हैं उनकी सबकी हाइट बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा आउटकम्स आने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या चला जाएगा? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है, देखो, तो अगर मैंने बोला, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। 0 बार अगर हेड आता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 बार आता है तो 1/2 है, 2 बार आता है तो 1/4 है। तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा एक्स और PX का। तो ये स्प्रेड क्या दे रहा है? बहुत छोटा सा स्प्रेड दे रहा है, जहाँ पे इनके बीच में ये जो गैप है बहुत कम है। लेकिन अगर मैं हाइट बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, पॉपुलेशन है मान लो 2.5 करोड़ है, इतनी पॉपुलेशन अगर हाइट को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इंचेस के अंदर हाइट लो, तो किसी की जो हाइट है वो क्या होगी? 60 इंच होगी, किसी की हाइट है 62 होगी, किसी की 61.5 होगी। ऐसे बहुत सारे आउटकम आने वाले हैं। तो स्प्रेड आपके पास क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, बीच में गैप बहुत कम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। PDF देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर P ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इसके अंदर भी F ऑफ एक्स यानी कि जो फंक्शन दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। समेशन ऑफ सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो, आंसर 1 होता है। यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को करके इंटीग्रेशन निकाल दो, उनका हमेशा आंसर कितना आता है? 1 आता है। DRV के अंदर समेशन का यूज होता है मीन निकालने के लिए, सारी प्रोबेबिलिटीज को एक्स रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके समेशन कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होता है। 3 तरह के आपके कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन चलेंगे। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर 2 तरह के चले थे, बाइनोमियल और पॉइजन। ठीक है, ये 2 तरह के हैं। नेक्स्ट देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात की जाए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से फॉर्मूला होता है इसका, NCR और P की पावर R और Q की पावर N-R, जहां पे N नंबर ऑफ द ट्रायल्स को दिखा रहा है और R आपके पास ट्रायल्स टेकन एट द टाइम दिखा रहा है कि कितने हेड आए, 4 हेड की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी 5 की निकालनी है। स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिखा रहा है, स्मॉल q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिखा रहा है। कौन सी कंडीशन के अंदर ज़्यादातर बाइनोमियल यूज़ किया जाता है, या मैक्सिमम यूज़ किया जाता है? नंबर ऑफ द ट्रायल आर फाइनाइट, कि ट्रायल्स के जो नंबर ऑफ द ट्रायल्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। सारे ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपस में सेम होगी, और दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार कॉइन टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या हो सकता है? 2 बार कॉइन टॉस किया गया, ये सैंपल स्पेस बनेगा, ये सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, TT आ सकता है, HH आ सकता है, HT आ सकता है, TH आ सकता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। R की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। R की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P, सक्सेस P हो गया। Q उसमें से 1 में से माइनस कर दिया, और सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है N इंटू में P, नंबर ऑफ द ट्रायल मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। और अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है? NPQ। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ NPQ। ठीक है, ये चीज़ होती है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
कि मीन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है वेरिएंस से। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, कोई कहीं भी इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका क्या होता है? ये लैम्डा की पावर एक्स इंटू में ई की पावर माइनस का लैम्डा और बाय में एक्स फैक्टोरियल। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है किसका? पॉइजन का। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा मेरे पास क्या है? इसका मीन है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी होता है। एक्स रैंडम वेरिएबल है, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एनपी है। और पॉइजन के अंदर लैम्डा और वेरिएंस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? एनपी हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, मीन इज इक्वल टू या लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। इसके अंदर मीन और वेरिएंस आपस में इक्वल होते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा? देखो, जब n आपके पास एक लार्ज वैल्यू होगी और फाइनाइट होगी, नंबर ऑफ द ट्रायल्स आपके पास क्या होंगे? लार्ज होंगे लेकिन फाइनाइट होंगे, तब इसका यूज़ किया जाता है। क्यू बहुत छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत छोटी होगी। एग्जाम्पल देखो, एक फैक्ट्री के अंदर इतने बोल्ट्स बन रहे हैं, तो 1 लाख बोल्ट बन रहे हैं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब इज 0.000001 है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत कम है। तो अगर इसकी कम्बिनेशन सोल्व करने बैठ गए बाइनोमियल के मेथड से, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो वहाँ यूज़ कर लोगे आपका पॉइजन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस का लैम्डा एक्स, जहाँ पे लैम्डा आपका पैरीमीटर है। मीन की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई में लैम्डा, और वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई में लैम्डा स्क्वायर। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल के अंदर जो मीन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा के। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, इसका रूट कर दो, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो, और अगर x की वैल्यू ये दे रखी है ना, x की वैल्यू मान लो आपको ग्रेटर देन दे रखी है, फिर तो ये आएगा। और अगर x की वैल्यू आपको लेस देन 0 दे रखी है, तो उसके लिए fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये तो चलो टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन नीचे से इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो के अंदर भी किया हुआ है, जिसने भी समझना हो आप लिंक नीचे मैंने छोड़ा हुआ है। देखो, अगला फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, वैसे ही एक फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला सिर्फ पैरामीटर देखने के लिए है कि यहाँ पे कितने पैरामीटर का यूज़ हो रहा है। सिग्मा का यूज़ हो रहा है और म्यू का यूज़ हो रहा है, मीन का यूज़ हो रहा है। मेन आपका जेड काम आता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल वेरिएट एक्स रैंडम वेरिएबल माइनस में मीन बाय में सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, जहाँ पे मीन कौन है? म्यू, और जहाँ पे सिग्मा कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से इसका कर्व बनता है, इसको बेल शेप भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया कितना होता है? 1 होता है। और हाफ एरिया कितना हो गया? 0.5, और हाफ एरिया कितना हो गया? 0.5। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और मान लो आपको ये निकालना होता है, मान लो यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 से बड़ी वैल्यूज़, 3 से बड़े के लिए एरिया निकालना है, तो क्या करोगे? 0.5 में से, ये 0.5 में से माइनस कर दोगे ये वाला पोर्शन 0 से लेके 3। तो वो क्वेश्चन हमने वहाँ पे समझे हुए हैं। तो ये इसका फॉर्मूला था। और हमेशा जब भी रैंडम वेरिएबल दे रखा होगा, जेड में चेंज करोगे। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेबल का यूज़ होता है, उसका लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या इसी फाइल के अंदर मैं ऐड कर दूंगा साथ में। ठीक है, देखो, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इस तरीके से, ए और बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट पे काम करता है ये। अगर तो ए और बी के बीच में जा रहा है तब फंक्शन ये होगा। ठीक है, और अदरवाइज 0 होगा। वैसे ये फॉर्मूला मेन है, ये रहा, यहाँ पे फंक्शन है आपका, ये रहा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि अगर ए से लेके बी में जा रहा है तो आपका फंक्शन कितना होगा? 1 बाय में बी माइनस ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और इसके अलावा कुछ मर्जी आ जाए 0 होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म का रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, जहाँ पे ये फंक्शन जा रहा होता है और यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यूज जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बाय में 2। वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है? ए माइनस में बी का स्केयर बाय में 12। तो ये आपका फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल का। अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए हैं वो सारे फॉर्मूलाज इस फाइल के अंदर मैंने कंबाइन कर दिए हैं।
और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, एक फ़ाइल जो है इसकी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो वो मैंने डाली हुई है। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, एडिट पीडीएफ का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और नॉर्मल की जो टेबल है उसका भी लिंक जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा। अब जो हमारे 2-3 टॉपिक पेंडिंग रह गए उसको हम एक दिन के बाद उठाने वाले हैं, यानी कि परसों से हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, आपको सिलेबस कंप्लीट करा के रहूँगा मैं। और ये वीडियो मैं फिर से बता देता हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है, जिन्होंने टॉपिक्स पढ़े नहीं हुए हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूलाज के लिए जो है ओवरव्यू चाहिए था, तो ये उस चीज़ की जो है वो पीडीएफ है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कल या परसों मिलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर कल डेफिनेटली मिलेंगे, या परसों मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, जो आपके प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, और अच्छे से अपनी तैयारी रखो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।